नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पेट एग्जाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास बनाई गई है। यह क्लास जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट को जो है इंक्लूड किया गया है जीके जीएस के लिए। तो क्लास को अंत तक अवश्य देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो उन्नत जल प्रबंधन का जो है व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? धौलावीरा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा एकमात्र शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसके अंतर्गत जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसकी जो व्यवस्था है 3 भागों में है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक है, बाकी जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उसके बाद में इसमें दिया गया है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है यूपी में स्थित है। कहाँ पे है? यूपी। और किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी इसके किनारे स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है। आलमगीरपुर कैसा है? सबसे पूर्वी स्थान, सबसे पूर्वी स्थान है। नेक्स्ट दिया है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी। ठीक है, यहां से जो है जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। लोथल, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र गोंदीवाड़ा है, यानी कि बंदरगाह है। एकमात्र बंदरगाह है। ठीक है, लोथल। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात के, गुजरात में है ये, गुजरात में। और नदी कौन सी है? तो भोगवा नदी। भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। और कहाँ पे है? तो गुजरात में। एकमात्र बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, यहां से साक्ष्य के रूप में याद रख लेंगे 3H, नहीं सॉरी, युगल, युगल शवाधान, शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, युगल शवाधान क्या है? तो साथ में, मतलब पति और पत्नी को एक साथ में दफन करने के साक्ष्य मिले हैं। और इससे पता चलता है कि सती प्रथा पहले भी थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। सती प्रथा के साक्ष्य। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है तो श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन डी इसका सही है। आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर मिलता है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो कहाँ पे बिताई अपनी अंतिम वर्षा ऋतु? वैशाली में। ऑप्शन बी इनका सही है। वैशाली में जो है गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई। बात करें इसके अंदर श्रावस्ती दिया है, यहाँ पे बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती के अंदर।
कुशीनगर जो है, कुशीनगर में इनका मृत्यु हुई है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हुई है, मृत्यु। और जहां पे मृत्यु हुई है और इस घटना को जो है क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, निर्वाण बोला गया, महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु हुई वहां पे। सारनाथ में जो है इन्होंने पहले उपदेश दिया, पहला उपदेश दिया है सारनाथ में। और इस घटना को जो बोला गया है धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो धम्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है इस घटना को, सारनाथ में पहले उपदेश दिए हैं। मृत्यु कहाँ पे हुई, तो कुशीनगर में हुई है, ठीक है। वैशाली में जो है इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे, मखली गोशाल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये दी गई हैं 16 महाजनपद थे, उनकी राजधानियां। तो इनमें से बताना कौन सा सही नहीं है। आज आप लोगों को बताएंगे ऐसी ट्रिक जो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं इनको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, अंग चंपा का, तो ये सही है। वत्स कौशाम्बी, तो ये भी सही है। कौशल अहि क्षेत्र, तो अहि क्षेत्र किसका है, पंचाल का है। किसका है, पंचाल, ठीक है। कौशल का क्या हो जाएगा, तो श्रावस्ती है। क्या है, श्रावस्ती। कौशल का श्रावस्ती। मत्स्य विराटनगर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन कौशल अहि क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन बी इसका गलत है। आइए अब इनको याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, बहुत ही सिंपल है। क्या है, तो ए से लेकर जेड तक हम लोग क्या है एबीसीडी को क्रम से करेंगे और उनको याद कर लेंगे। जैसे ए से क्या हो जाएगा, अवंती, अवंती। और अवंती की क्या है, राजधानी उज्जैन है, उज्जैन। बी अंग, ए से ही क्या हो जाएगा, हमारा अंग हो जाएगा, अंग। और अंग की क्या है, चंपा, चंपा, चमेली, ठीक है। अस्मक, अस्मक, अस्मक की हो जाएगी पाटन, पाटन। और यह दक्षिण भारत का एकमात्र शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसी को पैटर्न नाम से जाना जाता है। अब देखो, ए से हो गए आवंती, अंग और अस्मक, आवंती, अंग और अस्मक। फिर बी से कोई नहीं है, सी से हो जाएगा चेदी। कौन सा हो जाएगा, चेदी, ठीक है। सी से कौन सा हो गया, चेदी। और चेदी की राजधानी क्या है, शक्तिमती, शक्तिमती। और ये कहां पे है, तो यूपी में है। डी से कोई नहीं है, ई से भी कोई नहीं है, किससे है, जी से। जी से हो जाएगा गंधार, गंधार। और इसकी राजधानी क्या है, तो तक्षशिला है, तक्षशिला। और तक्षशिला कहां पे है, तो पाकिस्तान में है। जी के बाद में के याद रखना है इसका, काशी, कौशल, कुरु और कंबोज। कौन कौन से हैं, काशी, कौशल, कुरु और कंबोज। काशी की हो जाएगी वाराणसी। कौशल की देख चुके हैं, श्रावस्ती, श्रावस्ती। कुरु, कुरु को हो जाएगी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ।
कंबोज, कंबोज की हो जाएगी हाटक। ठीक है, उसके बाद में एम, तो एम से हो जाएंगे मगध, मल्ल और मत्स्य। मगध, मल्ल और मत्स्य। मगध की हो जाएगी राजगृह, राजगृह। मल्ल की कुशावती या कुशीनारा, कुशीनारा। मत्स्य, मत्स्य की हो जाएगी विराटनगर, विराटनगर। उसी हिसाब से पंचाल एक है, पंचाल, तो पांचाल पी से पंचाल। और इसकी क्या है, काम्पिल्य या फिर अहिछत्र। काम्पिल्य या फिर अहिछत्र। एस से शूरसेन, और शूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। दो बच्ची हैं वी से बज्जी और वत्स। कौन कौन सी हैं, बज्जी और वत्स। इनकी राजधानी क्या है, बज्जी यानी वैशाली, और वत्स की है कौशाम्बी। तो ये हमें याद रखनी है इस तरह से। ठीक है, ए से कौन कौन से हो गए, ए से हो गए अवंती, अंग, अस्मक। अवंती की उज्जैन, अंग की चंपा और अस्मक की पाटन। सी से हो गया चेंदी, और चेंदी की गया है शक्तिमती। जी से गंधार, गंधार की तक्षशिला, और ये कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है, सॉरी पाकिस्तान में है। के से हो गया काशी, कौशल, कुरु और कंबोज। कौन कौन से हैं, काशी, कौशल, कुरु और कंबोज। काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, कुरु की इंद्रप्रस्थ और कंबोज की हाटक। और कंबोज ये है कहाँ पे, तो अफगानिस्तान में है। ठीक है, अफगानिस्तान। एम से हो जाएगा मगध, मल्ल और मत्स्य। मगध का राजगृह, राजगृह, या इसकी और एक बार हो जाएगी गिरिव्रज, राजगृह या फिर गिरिव्रज। मल्ल की कुशीनारा, इसी को बोल सकते हैं कुशावती। ठीक है, और कुशीनगर, ये एक ही है। कहाँ पे है, तो यूपी में। मत्स्य क्या हो गया, विराटनगर, और ये कहाँ पे है, तो जयपुर राजस्थान में है। पंचाल, पंचाल की हो जाएगी, यहाँ पे वो मिट गया, पांचाल की है कंपिल। ठीक, तो पांचाल क्या है, काम्पिल्य। शूरसेन, शूरसेन की मथुरा, और बज्जी और वत्स, इनकी हो जाएगी वैशाली और कौशाम्बी। वैशाली और कौशाम्बी। तो ये 16 महाजनपद हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था। तो भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण जो है अशोक के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है। तो अशोक का जो है रुमनदेही स्तंभ जो है बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था अशोक के मास्की, गुर्जरा और नेतुर कौन कौन से थे, मास्की, गुर्जरा
और नेत्तूर, इनमें जो है अशोक के नाम का उल्लेख है। ठीक है, अशोक नाम से इनका नाम क्या है, उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप उपयोग के लिए किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? बिम फर्डफिसेस, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, अब स्वर्ण के सिक्के की बात की जाए तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के तो किसके द्वारा? हिंदू यूनानियों के द्वारा, हिंदू यूनानी इनके द्वारा चलाए गए। ठीक है, उसके बाद में सर्वाधिक सोने के सिक्के सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है किस में चलवाए गए? तो गुप्त काल में, गुप्त काल। अगला क्वेश्चन आएगा, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो कुषाणों ने, कुषाण। ठीक है, और कुषाण वंश से संबंधित थे बिमफर्डफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इनमें से किसने जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव जो है उनके दरबार में दिग्गज जो है वो कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हलेविड। क्या नाम है? हलेविड। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो चिराग ए दिल्ली के नाम से किसको जाना जाता है? तो नासिरुद्दीन को जो है चिराग ए दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ये है क्या? तो एक संत है, चिश्ती संत। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा निम्न में से किसको जरी कमल की उपाधि प्रदान की थी? तो इनमें से किसके द्वारा किसको जो है जरी कमल की उपाधि प्रदान की गई? तो जरी कमल की उपाधि जो है किसको दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन ए इसका सही है। अकबर के द्वारा जो है मोहम्मद हुसैन को जो जरी कमल की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसका अर्थ होता है स्वर्ण कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने जहांगीरनामा। ऑप्शन इसका सही है। जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी क्या थी? जहांगीरनामा जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। या तुजुक ए जहांगीरी, ऐसे भी बोल सकते हैं, तुजुक ए जहांगीरी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी ऑटोबायोग्राफी। किस भाषा में थी? तो ये फारसी भाषा में थी। ठीक है, वहीं बाबर की तुजुक ए बावरी
इनके द्वारा इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, और यह किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में है, तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, तो दारा शिकोह। ऑप्शन बी इसका सही है। इसने हिंदू धर्म को का अध्ययन किया, धर्म ग्रंथों का, और उनका फिर उर्दू में इसका स्थानांतरण भी किया, मतलब उनका अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो गुरुमुखी जो है किसने प्रारंभ की थी? गुरु अंगद ने। ऑप्शन डी इसका सही है, गुरु अंगद। ठीक है, इन्होंने कब की थी? तो 1504 से लेकर 1522 के बीच में इन्होंने की थी। उन्होंने इस लिपि को मानवीकृत किया और गुरु नानक के भजनों को एवं सरल भाषा में इसमें लिखा है। ठीक है, गुरु अंगद जो है यह 5वें गुरु थे। कितने नंबर के गुरु थे? तो 5वें नंबर के गुरु थे, और इनको जो है दारा शिकोह की मदद करने के कारण इनको मार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव को जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक बोला गया है। रॉबर्ट क्लाइव को जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, मतलब इसी के रहमो कर्मों से मतलब वो हुई है। इसने काफी ज्यादा एफर्ट लगाए, जैसे कहाँ पे कर्नाटक के 3 युद्ध थे, तो उसके अंदर इसने जो है अपनी रणनीति बताई। फिर इसकी रणनीति बेहतरीन होने के कारण इसको बंगाल भेजा गया। जब बंगाल का युद्ध हुआ, कौन कौन से युद्ध? तो प्लासी का युद्ध, पहला कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। ठीक है, 1757 में प्लासी के युद्ध में इसने जो है बंगाल के नवाब की सेना को हरा दिया। हरा क्या दिया? ये पहले से ही एक फिक्स मैच था। फिक्स क्या मतलब? टी पार्टी करी जाके और वहां पे जीत गए। जो बंगाल के नवाब थे, नवाब सिराज उद्दौला, उनके सहयोगी थे मीर जाफर, मणिक चंद और भी थे। उन लोगों ने जो है क्या किया? क्लाइव के साथ में पहले से ही मीटिंग कर ली, और मीर जाफर को जो है क्लाइव का गधा भी कहा जाता है, इसीलिए वो गया। और जाने के बाद में उसने कहा कि वहां पे टी पार्टी की, मतलब चाय वाय पी और वापस भाग आ गया, और राजा से कहा कि हम लोग हार गए। क्योंकि उसने इसलिए कहा था क्योंकि क्लाइव ने जो है उसको आश्वासन दिया था मीर जाफर को कि हम तुम्हें यहाँ का नवाब बनाएंगे, और इस वजह से उसने धोखा दिया। फिर जो सिराज उद्दौला है वो भागकर नेपाल की तरफ जा रहे थे, तो मीर जाफर का पुत्र था मीरन, उसने रास्ते में ही उनकी हत्या कर दी धोखे से। ठीक है, फिर उसके बाद में क्लाइव ने के द्वारा ही जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो 1764 को हुआ था। ठीक है, इधर अंग्रेजों की ओर से कौन नेतृत्व कर रहा था इस समय? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर तो हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो था। और यहाँ पे त्रिगुट थी, बंगाल की तरफ से लड़ रहे थे। कौन थे? तो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद्दौला और मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। कहोगे सर बक्सर के युद्ध के समय तो हेक्टर मुनरो था, तो यहाँ पे क्लाइव की क्या अहम भूमिका रही? तो क्लाइव की यहाँ पे बहुत अहम भूमिका रही। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो है इसमें अंग्रेजों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और अपने बलबूते पर जो है बक्सर के युद्ध को जीता। इसके अंदर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हुई। ठीक, तो हेक्टर मुनरो ने ये इस युद्ध को जीत लिया और इन तीनों की सेना को हरा दिया। फिर जो है
अब हेक्टर मुनरो इतने तो जानकार है नहीं, तो क्लाइव को बुलाया गया लंदन से, ठीक है, और कहा कि यहाँ पे ऐसी रणनीति बनाओ जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का क्या हो, ग्रो हो, यानी कि उसको उन्नति हो। तो उसके लिए इन्होंने जो है क्या किया, तो 1765 में एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद संधि। और यह संधि किसके द्वारा की गई, तो क्लाइव के द्वारा की गई, क्लाइव, ठीक है। इस संधि में क्या था, तो संधि दो भागों में हुई थी, एक 12 अगस्त 1765 और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765 को। तो 12 अगस्त को हुई थी किसके साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ में। उनसे जो है क्या क्या किया गया था, तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इनसे जो है टैक्स वसूलने का अधिकार ले लिया था, रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था, ठीक है। दूसरा क्या किया गया, जो यहाँ पे मुफ्त व्यापार करने की अनुमति मांग ली उन्होंने, ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा जो है किसके साथ में, 16 अगस्त 1765 को, तो शुजाउद्दौला के साथ में। शुजाउद्दौला से कहा कि आप जो है इलाहाबाद और कढ़ा वाला क्षेत्र जो है ये किसको देंगे, तो शाह आलम द्वितीय को देंगे, और युद्ध का जो भी नुकसान हुआ उसका हर्जाना भरेंगे, और शाह आलम द्वितीय को जो है 50 लाख रुपए जो है पेंशन के रूप में देंगे उनको। तो ये बात सब घटना घटी थी, और इसी से क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे और ग्रो करने लगी, ठीक है। अभी तक जो व्यापार कर रहे थे ये लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो विदेश से यानी बाहर से अपने देश से सोना लेके आते थे और उसके माध्यम से यहाँ पे व्यापार करते थे। परंतु अब क्या हो गया, अब इनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया, अधिकार मिल गया, तो अब क्या हुआ, खुद के ही गले से, मतलब जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी दुकान है और आप वहां पे गए और दुकान के गले से जो है पैसे निकाले और उससे कहा कि मुझे ये सामान दे दो, तो वही स्थिति यहाँ पे हो गई। भारत का रेवेन्यू मतलब भारत का पैसा और भारत के साथ व्यापार किया जा रहा था, ठीक है। तो अब वो और दिन दुगनी रात चार चौगुनी वो वृद्धि करेंगे, तो और इसका सब पूरा श्रेय किसको जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस नीति के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब अवध है, अवध को जो है किसके आधार पर किया गया था, तो कुशासन के कारण, ऑप्शन डी इसका सही है। जबकि अवध जो है इसकी हर एक बात मानता था, फिर भी जो है इसको कुशासन के आधार पर कर लिया गया, धर लिया गया। डलहौजी के समय पे कौन कौन सी नीति चलाई गई थी, एक हड़प नीति थी, हड़प नीति, ठीक है, और एक विचारधारा के आधार पर मतलब कुशासन की नीति। तो कुशासन के आधार पर इसको हड़पा गया, और उसके बाद में हड़प नीति के माध्यम से सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी, इनको जो है हड़प नीति के तहत लेगा गया, यानी इनको हड़प लिया। हड़प नीति थी क्या, तो देखो ये जो भी क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वहां के राजाओं, स्थानीय राजाओं को दिए गए, मतलब उनके संरक्षण में काम कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, परंतु उनके कोई भी पुत्र ना होने के कारण, मतलब खुद का पुत्र ना होने के कारण, और किसी को अगर वो गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो उनको जो है उनका अपना राजपाट छोड़ना पड़ेगा, और उसी नीति को कहते थे हड़प नीति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई, तो 1857 की क्रांति जो है सर्वप्रथम मेरठ से प्राप्त हुई, मतलब प्रारंभ हुई। 10 मई
1857। कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ हुई। यहाँ पे कुछ सैनिक थे, उन्होंने अपने साथियों को छुड़वाया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहां पे पहुंचकर दिल्ली को अपने अधिकार ग्रहण में अधिकार किया और वहां के जो राजा थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय, उनको जो है यहाँ पे सम्राट घोषित कर दिया। पर कुछ समय के बाद में, 6-7 महीने के बाद में, फिर से जो है अंग्रेजों ने ग्रहण अधिकार कर लिया और उनको जो है रंगून भेज दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? अगर पूछा जाए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, किसके? ब्रह्म समाज के, तो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ठीक है। और ये कब की गई थी इसकी स्थापना ब्रह्म समाज की? तो 1828 को। 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आगे चल के ब्रह्म समाज, जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई 1833 में, उसके बाद में ब्रह्म समाज जो है देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, इनके द्वारा संभाला गया। फिर जो है 1867 में एक घटना घटी। घटना क्या थी कि जो इसके अंदर राजा राम मोहन राय ने ऐसा नियम कानून बनाए थे कि, और केशव चंद्र ने खुद ही बनाए थे कि बाल विवाह का विरोध करेंगे। ठीक है, तो बाल विवाह का विरोध करेंगे, परंतु बिहार के राजा के साथ में केशव चंद्र सेन ने, मतलब जो राजकुमार थे, उसके साथ में अपनी 13 वर्ष की बेटी का विवाह कर दिया। इसी से उनमें क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया और यह ब्रह्म समाज 2 भागों में बंट गया 1867 में। जब ब्रह्म समाज 2 भागों में बंट गया तो एक कहला गया ब्रह्म समाज और दूसरा कहला गया आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, यहाँ पे मामला नहीं रुका, फिर आगे 1877-78 में फिर से जो है 2 भागों में बंट गया ब्रह्म समाज, जिसको एक भाग में केशव चंद्र सेन, दूसरे में आनंद मोहन बोस थी। तो जिसमें केशव चंद्र सेन थे, उन्हीं को मतलब जो बोला गया भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 1867 में 2 भागों में बंट गया, एक आदि ब्रह्म समाज और एक ब्रह्म समाज है भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, आगे चल के इसका नेतृत्व किसने किया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे चल के जो है, और इसका नेतृत्व किसने किया? केशव चंद्र सेन। आगे चल के यह 2 भागों में फिर से बढ़ गया 1878 में। 1878 में 2 भागों में बढ़ गया। ठीक है, एक हो गया भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक, भारतीय ब्रह्म समाज, और दूसरा हो गया साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज की नेतृत्व कर रहे थे केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म समाज का नेतृत्व करते थे आनंद मोहन बोस, बिपिन चंद्र पॉल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द्वारकानाथ गांगुली। तो एक याद रख लेंगे, आनंद मोहन बोस, ये इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, तो ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछी जाए तो किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब की गई? तो 20 अगस्त 1828 को की गई। ठीक है, और इनका विचार क्या था? तो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर ये बल देते थे। आगे चलकर 1867 में ब्रह्म समाज 2 भागों में बंट गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज, या इसी को बोलेंगे नवीन ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व कर रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज का या नवीन ब्रह्म समाज का नेतृत्व कर रहे थे केशव चंद्र सेन।
आगे चलकर 1878 में जो है दो भागों में बट गया, भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज जो है केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस ने इसका नेतृत्व किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन व अध्यक्षता की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही है। यहां पे तो देखो 1938 में 1938 को जो है हरिपुरा अधिवेशन यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था हरिपुरा, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। फिर उसके बाद में 1939 को त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन। और इस अधिवेशन में जो है गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस दोनों लोग, मतलब चुनाव हुआ तो जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पट्टाभी सीतारमैया हार गए। इससे गांधी जी काफी ज्यादा आहत हुए, मतलब दुखी हुए। तो गांधी जी को कोई भी दुखी नहीं करना चाहता था, तो सुभाष चंद्र बोस को काफी बड़े बड़े नेताओं ने इनको समझाया और इनके समझ में आया, तो फिर इन्होंने फिर जो त्रिपुरी अधिवेशन से जो है इस्तीफा दे दिया, मतलब इसकी अध्यक्षता से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया तो जब इस्तीफा देने के बाद में इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। फिर जब इस्तीफा दे जाने के दिया उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद को जो है त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष किसको चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद। और यहां से क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में आता है, पीईटी एग्जाम में जो है कई बार पूछ चुका है। और इसी घटना को जो है त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है, त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फिर आगे से वो सिंगापुर, जर्मनी, जापान यहाँ पे जाने लगे, ठीक है। और फिर 21 अक्टूबर 1943 को जो है उन्होंने हिंद स्वराज सरकार, आजाद हिंद सरकार की स्थापना की सिंगापुर में। कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, ठीक है। कहां पे? तो सिंगापुर में, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया? तो एनजी रंगा ने, ऑप्शन बी इसका सही है। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का प्रथम क्षेत्रीय सत्याग्रह था। कब हुआ था? 1917 को। अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे और वहां जाकर उनके बारे में देखा और एक कानून भी बनवाया। कौन सा था? चंपारण एग्रीगेशन एक्ट। चंपारण एग्रीगेशन एक्ट जो है कब पारित किया गया? तो 4 मार्च 1918 को पास किया गया, ठीक। तो ये भी याद रखना है। इसमें रामचंद्र शुक्ल दिया गया, राम कुमार शुक्ल। इन्हीं के कहने पर जो 1916 में कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी? अंबिका चरण। अंबिका चरण जो है इसकी अध्यक्षता कर रही थी। और लखनऊ अधिवेशन में ही गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनका क्या हो गया था? पैचअप हो गया था, मतलब फिर से साथ में आ गए थे। तो यहीं पे ही राम कुमार शुक्ल या राजकुमार शुक्ल इस अधिवेशन में गए और गांधी जी से मिले। और गांधी जी को मिलने के बाद में बिहार की समस्याओं के बारे में गांधी जी को बताया। समस्या क्या थी? तो तिनकटिया पद्धति यानी 3/20
20 में से 3 हिस्से पे नील की खेती करना अनिवार्य था और नील की खेती से जमीन जो है वो बंजर हो जाती थी। तो इस वजह से गांधी जी उस समस्या को समाधान करने के लिए चंपारण गए थे। राजेंद्र प्रसाद ने सहयोगी के रूप में मिल काम किया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन से दल से नहीं था? इनमें से कौन जो है स्वराज दल से संबंधित नहीं है? श्रीनिवास अय्यर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, तो ये व्यक्ति जो है वो शामिल थे, जबकि श्री राजगोपालाचारी ये शामिल नहीं थे। ठीक है। 1922 में जो है 2 भागों में गुट बट गया था, एक परिवर्तनवादी और एक अपरिवर्तनवादी। ठीक है। तो 1922 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहां पे गया अधिवेशन था? गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो चित्तरंजन दास यानी CR दास कर रहे थे। अध्यक्ष कौन थे? CR दास। इसमें इन्होंने मतलब प्रस्ताव रखा कि अब जो है समय आ गया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो भारत की पार्लियामेंट है, उसके अंदर घुसकर हमें उसका विरोध करना चाहिए, इनके कानून का। तो कुछ लोग मान गए, मतलब परिवर्तनवादी थे जो मान गए, और जो अपरिवर्तनवादी थे वो नहीं माने। तो 2 भागों में खेमा बढ़ गया। फिर जब किसी ने बात नहीं मानी तो चित्तरंजन दास ने जो है इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। कब की? जनवरी 1923 को। जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना की और अपना लक्ष्य रखा कि हम लोग जो है चुनाव में भाग लेंगे और जीतने के बाद में वहां की असेंबली में, मतलब जो भारत की असेंबली विधानसभा संसद होगी, उसके अंदर अपने विचार रखेंगे। तो यही हुआ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट बिल जो था उसके अंदर रखा जा रहा था। जब 1929 में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया था, असेंबली कांड हुआ था, तो उस दौरान इसी पार्टी ने भी मतलब अपने विचार रखे थे। तो कहने का मतलब है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव जो थे मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपना साबरमती आश्रम में ठहराया वह था, वह कौन था? बेब मिलर। ऑप्शन 20 का सही है। बात करें दांडी मार्च की, तो दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक व्यापक रूप था, मतलब एक हिस्सा था। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है। दांडी की शुरुआत समझे तो हमारा कब है? 12 मार्च से 1930, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। ठीक है। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी भर नमक उठाकर उसका विरोध किया, मतलब नमक कानून तोड़ा। यह यात्रा जो है दांडी यात्रा कितने दिन तक चली? तो लगभग 24 दिन तक चली। ठीक है। और कितने मील इन्होंने इस यात्रा को किया? तो 241 मील की यात्रा इन्होंने की। इसमें कुल सदस्यों की संख्या अगर पूछी जाए तो 78 + 1। ठीक है। 1 मतलब गांधी जी को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो 79 हो जाएंगे टोटल। इस यात्रा के अंदर एक अंग्रेजी पत्रकार था, वो कौन था? बेब मिलर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ? तो बंबई से। ऑप्शन सी इसका सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को रखा गया। कहां पे? तो ग्वालियर टैंक बॉम्बे। ठीक है, प्रस्ताव पेश किया गया किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा, नेहरू जी। ठीक है, और इसको तैयार किसने किया था? तो गांधी जी ने तैयार किया था। सहयोगी ग्रुप में साथ दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 9 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हो गया, प्रस्ताव पारित, और इसी तारीख से जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन शुरू, जब आंदोलन शुरू हो गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी बड़े नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, बड़े नेताओं की गिरफ्तारी। ठीक, फिर छोटे छोटे लोग जो थे जो उसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, तो क्वेश्चन आता है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये इसमें कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, ये एक जन आंदोलन था। इसमें सभी लोग अपना अपना पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसी आंदोलन में जो है गांधी जी के द्वारा कहा गया करो या मरो, डू एंड डाई। इसमें याद रखना है आप लोगों को, एक उषा मेहता करके एक महिला थी, मेहता स्वतंत्रता सेनानी। इन्होंने जो है रेडियो प्रसारण किया, रेडियो प्रसारण। उषा मेहता के द्वारा किया गया। ठीक है, अरुणा आसफ अली एक व्यक्ति हैं, अरुणा आसफ अली, इन्होंने भी जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। और अरुणा आसफ अली को जो है भारत की वयोवृद्ध महिला के नाम से जाना जाता है, ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को वयोवृद्ध महिला के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लिन लेथगो। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। ठीक है, 1940 से लेकर 46 तक रहे थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? ठीक है, तो मोहन सिंह। ऑप्शन ए इसका सही है। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है 1942 में की गई। कब की गई? 1942 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? तो आनंद मोहन बोस, रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी, रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। और जिसके प्रथम सेनापति बनाए गए थे मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। फिर 1943 में यह हैंड ओवर कर दिया गया। मुख्य सेनापति कौन बन गए? तो सुभाष चंद्र बोस बन गए थे 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। ऑप्शन डी इसका सही है। साइमन कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1927 में हुई थी। भारत में इसका आगमन जो है कब हुआ? आगमन जो है 1928 को हुआ था भारत में साइमन कमीशन का। और जब साइमन कमीशन आया तो मतलब साइमन कमीशन आया क्यों था? तो 1919 में जो एक्ट आया था, अधिनियम, उसकी समीक्षा करने के लिए
2 साल पहले ही 1927 में भेज दिया गया। साइमन कमीशन का विरोध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसके अंतर्गत सभी सदस्य जो थे वो सफेद थे, मतलब गोरे लोग थे। इसके कारण उनको विरोध किया गया। अब खुद ही समझ सकते हो कि जो यहाँ पे रह रहा है वो अच्छे से समझ पाएगा कि इसमें कानून में क्या क्या हमें चीजें मिली हैं, किससे हमें क्या फायदा हुआ है उसके बारे में बता सकते हैं। या कहीं दूसरे से जगह से आ जाए और हमारे यहाँ पे और वो बोले आके कि इसमें ये फायदा है, ये चीज घाटे है, तो वो कैसे बता सकता है? तो इसीलिए भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, परंतु इसने माना नहीं। विरोध के बावजूद भी अपनी रिपोर्ट शामिल की 1933 में, और फिर उसकी आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये 1946 में कैबिनेट मिशन। रोलेट एक्ट की बात करें तो 1919 में रोलेट एक्ट, और क्रिप्स मिशन की बात करें तो 1942 में क्रिप्स मिशन। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गुण से पता करें। सबसे पहले क्या क्या आया? ठीक है, पहले देखो कैबिनेट योजना कब आई? 1946 में। माउंटबेटन योजना 1947, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। बेवेल प्लान CR फॉर्मूला देखते हैं। CR फॉर्मूला है 1944 को, और 1944 में ही कौन सा था? बेवेल प्लान था। 1944-45 में बेवेल प्लान। तो इसका देखेंगे सबसे पहले कौन सा था, तो CR फॉर्मूला, उसके बाद में बेवेल प्लान, फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन, और सबसे लास्ट में था हमारा तो माउंटबेटन योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। अब यहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। बोल रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था तो BN राव के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही है। BN राव के द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये बात जो है ऑस्टिन के द्वारा कही गई। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? ठीक है, भारतीय संविधान में किसके लिए? यूटीज के लिए क्या है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का प्रावधान है। किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल है 241। अब देखो यहाँ पे एक बेहतरीन ट्रिक निकलेगी जिससे आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो स्टेट्स में है उनके लिए, फिर उसके बाद में यूटीज में हाई कोर्ट, उसके लिए ट्रिक क्या है देखिए। देखो सुप्रीम कोर्ट पता रहता है किसमें है? 124 में, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर इसका थोड़ा सा आगे किया, 2 को आगे कर लिया। ठीक है, 2 को आगे कर लिया और 1 को पीछे कर दिया, तो कितना हो गया? 214। देखो 2 आगे ले आए और 1 पीछे कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 को मतलब 1 को पीछे ले गए तो 241। ये हमारा किसका है? तो हाई कोर्ट का है, यूटीज का। तो आप लोगों ने इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 214 में हाई कोर्ट, और यूटीज कितने में है? 241 में, यानी यूटीज का हाई कोर्ट। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो 25 यानी 25 है। 25वें नंबर का तेलंगाना में है अमरावती हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? ठीक, तो 33 + 1 जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है।
कहेंगे ये 33 प्लस 1 तो 1 क्या है, तो यह है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में वर्तमान में कौन है, 52 नंबर के हैं कौन है, तो गवई करके है, गवई। ठीक, तो इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो कौन सा है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो इसमें क्या क्या दिए गए हैं, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन 20 का सही है। 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित नियंत्रण करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ATMM। ठीक, अगर बात करें अनुसूचियों की, तो अनुसूची 1 में क्या है, तो अनुसूची 1 में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में क्या है, तो अनुसूची 2 में है वेतन के बारे में बात की गई अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में क्या है, तो शपथ के बारे में बात की गई। अनुसूची 4 में क्या है, तो 4 में कहा गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में क्या है, तो जो जनजातीय क्षेत्र है, इन राज्यों को छोड़ने के बाद में जितने भी राज्य हैं जो जनजातीय क्षेत्र है उनमें प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में बात की गई है। ठीक है, अनुसूची 6 में यही है ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित कानून बनाए गए। अनुसूची 7, तो 7 किससे संबंधित है, तो यह जो है सूचियों से संबंधित है। सूची म्हणजे तो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, इनसे संबंधित 7 में है। 8 अनुसूची किससे संबंधित है, तो भाषाओं से संबंधित है, अनुसूची 8। अनुसूची 9, तो अनुसूची 9 जो है भूमि सुधार अधिनियम, यानी कि इसके अंदर विधि और कानून बनाने का राइट्स हैं अनुसूची 9 के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर भूमि सुधार अधिनियम आ जाएगा। अनुसूची 10 में दल बदल कानून अनुसूची 10 के अंतर्गत है, और दल बदल कानून जो है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद में 11 में है पंचायत, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं अनुसूची 11 में। अनुसूची 12, तो अनुसूची 12 भी जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, और इसके अंतर्गत कुल कितने विषय हैं, तो 11 विषय हैं। ठीक है, अनुसूची 11 पंचायत से संबंधित है, जबकि अनुसूची 12 जो है नगर पंचायत से संबंधित है। तो हम लोगों ने 12 की 12 शेड्यूल्स जो है उन सभी को देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझेंगे। बोल रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, तो ये बात सही है स्टेटमेंट। अगला, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, तो ये भी सही है। जैसे केंद्र और संघ, यानी संघ और राज्य में बटा हुआ है भारत। ठीक है, तो जिसमें केंद्र की ओर क्या है, झुकाव है। ठीक है, जैसे मान लिया सूचियां जो दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची पे इन दोनों को अधिकार है। परंतु कुछ विशेष स्थितियों में राज्य सरकार जो है, मतलब संघ सरकार राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची पर कानून बना रही है, तो उन दोनों में अगर कोई विरोध उत्पन्न होता है तो संघ सरकार की सूची मान्य की जाएगी। तो इसलिए जो है एकात्मक झुकाव है इसमें भारतीय संघीय व्यवस्था में। अगला है, दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुत्व संपन्न है, तो ये गलत है। संघ की है जबकि राज्य की नहीं है। तीसरा गलत हो गया, विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित है, तो ये भी गलत है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2, यानी कि केवल 20 का सही आंसर है 1 और 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, ठीक है, से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट से राय लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल है 143, तो इसको भी याद रख लेंगे। 143 यानी कि आई लव यू, आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक, याद करने के लिए बता दिए। 143 यानी 143 में है क्या? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। राज्यपाल से संबंधित है, क्या है? जन्म से उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है, परंतु जन्म से होना चाहिए, ये गलत है। अगला, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, तो ये सही है। जितने भी बड़े बड़े पद हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सभी की, और लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन सभी की जो है उम्र कितनी, उम्र सीमा दी गई है 35 वर्ष, जबकि लोकसभा के सदस्यों की उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष, 25 वर्ष है, और राज्यसभा के सदस्यों की सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष है। ठीक है, तो इनकी सीमा को याद रखना है। जैसे लोकसभा के सदस्यों की सीमा कितनी है? 25 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्यों की सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष है। ठीक है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये भी सही है। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल को, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता हो, तो ये भी गलत है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये सही है। तो इसका ऑप्शन होगा, यानी 2 और 4 सही है, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार की गई है। पहले तो 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1992 को, और यह लागू कब से हुआ है? इसके प्रावधान तो 1993 से 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हर साल जो है 24 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? पंचायती दिवस मनाया जाता है, पंचायती दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ, और लागू कब से हुए? तो ये 24 अप्रैल 1993 को। और ये किससे संबंधित था? तो पंचायतों के स्वशासन की संबंधित था, तो इसका ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट एक सही है। अगला है, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये किससे संबंधित है? 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संबंधित है, ना कि 73 से। ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा केवल एक, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति दी? तो द्विस्तरीय, ऑप्शन बी इसका सही है। देखो, 1957 में एक समिति बनी, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने जो है पंचायत को 3 स्तर में बांटा। कितने स्तर में बांटा? 3 स्तर में। कौन कौन से स्तर थे? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक, इन्होंने ये अपने विचार दिए कि ये भारत में जो है संस्था का, यानी कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए 3 स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक, तो ये लागू हुआ, और इसके बाद में 2 अक्टूबर 1959 को
ठीक है। 1959 को नागौर राजस्थान जो है वहां पे पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई। ठीक है। फिर इसके बाद में युद्ध प्रारंभ हो गए 1961-62 में। कौन से युद्ध हुए थे? तो चीन के साथ युद्ध हुआ, तो ये व्यवस्था यहीं पे अभी शांत हो गई। फिर बाद में 1987 में, 1987 या 77, देख चेक कर लें, 1977 में अशोक मेहता समिति बनाई। 1977-78 में कौन सी समिति बनी? अशोक मेहता समिति बनी। और उसने जो है अपने प्रतिमान कौन से दिए? तो 2 स्तरीय दिया। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर को जो है वो हटा दिया जाए और पंचायत स्तर और जिला स्तर इन पे काम किया जाए। ठीक है। और जिला को जो है अधिक वरीयता दी जाए। इस तरह की बात की थी अशोक मेहता समिति ने। ठीक है। फिर उसके बाद में HP लक्ष्मण समिति भी आई 1986 में, और उसने जो है पहली बार जो है विचार दिया कि पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? अब देखिए ये हमारे क्वेश्चन आ गए इंडियन ज्योग्राफी से। क्वेश्चन बांग्लादेश की सीमा के बारे में पूछ रहा है। हम लोग सभी की सीमा के बारे में देखेंगे। पहले तो याद रखना है बांग्लादेश की सीमा जो है भारत की सबसे अधिक सीमा इसके साथ में लगाता है। बांग्लादेश कितनी लगाता है? तो 40-96 किलोमीटर। ठीक है। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ में लगाता है। कौन कौन से राज्य हैं तो उसको देख लेते हैं मैप के थ्रू। कहाँ गया? आ गया। ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा होगा ये किसका है क्षेत्र? तो बांग्लादेश है। भाग बहुत जल्दी आता है। बांग्लादेश। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा? वेस्ट बंगाल। ठीक है। ऊपर यहाँ पे क्या है? मेघालय। और यहाँ पे असम, और यहाँ से भी असम की सीमा टच करती है, असम। और ये वाला हमारा कौन सा है? तो त्रिपुरा। और उसके बाद में मिजोरम। क्या है? मिजोरम। ठीक। ये पूरा क्षेत्र किसका है? बांग्लादेश का। ये क्या रहा हमारा? बांग्लादेश रहा। बांग्लादेश। तो कौन कौन से देश राज्य सीमा लगाते हैं? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, असम, उसके बाद में मेघालय, मेघालय के बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। तो ये सीमा लगाते हैं। जबकि इसमें दिया गया मणिपुर, तो मणिपुर रहा हमारा यहाँ पे मिजोरम से ऊपर, तो इसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है। बात करें म्यांमार के साथ में सीमा किसकी किसकी लगती है? तो यहाँ पे हमारा क्या रहा? म्यांमार। ठीक है। और म्यांमार के साथ में किसकी किसकी सीमा लगी? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, और मिजोरम। 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इनकी सीमा लगती है नागालैंड के साथ में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय जो है किन नदियों के बीच में? देखो हिमालय को एक तो वर्टिकली बांटा गया और दूसरा हॉरिजॉन्टल बांटा गया। ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब उनको हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और उसके बाद में शिवालिक हिमालय बांटा गया है। उसके बाद में फिर बांटा गया वर्टिकली। तो वर्टिकली किसने बांटा है? तो सिडनी बोरार्ड। कौन थे? एक भूगोलवेत्ता थे, ज्योग्राफिकल
साइंटिफिक मतलब साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो है सिडनी बुराड, कौन थे? सिडनी बुराड। सिडनी बुराड ने जो है नदियों के आधार पर अनुदैर्ध्य विभाजन किया। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन, अनुदैर्ध्य विभाजन किया सिडनी बुराड ने। कैसे काटा? तो आइए सबको देख लेते हैं एक बार में। ठीक है, तो सिंधु और सतलज नदी कौन सी है? सिंधु और सतलज नदी। इस क्षेत्र को बोला गया जम्बू हिमालय या जम्मू कश्मीर हिमालय, और उसी को पंजाब हिमालय के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद में सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी, इस क्षेत्र को बोला गया कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। तो उसके बाद में काली और तीस्ता नदी, काली और तीस्ता नदी, इस क्षेत्र को बोला गया काठमांडू हिमालय या फिर नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग दिबांग नदी के बीच के क्षेत्र को बोला गया असम हिमालय। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं सिंधु, सतलज, यहाँ पे काली नदी, तीस्ता नदी, और ये वाली दिहांग नदी, दिहांग दिबांग नदी। ठीक है, तो सिंधु सतलज के क्षेत्र को कश्मीर हिमालय, सतलज और काली नदी के क्षेत्र को बोलेंगे कुमायूं हिमालय, जो कहाँ पे? उत्तराखंड में है। काली और तीस्ता नदी के क्षेत्र को बोलेंगे नेपाल हिमालय या काठमांडू हिमालय। दिहांग और तीस्ता नदी के क्षेत्र को बोलेंगे असम हिमालय या पूर्वोत्तर का हिमालय। तो हम लोगों ने ये सारे देख लिए। ये बांटा किसके द्वारा गया है? सिडनी बुराड के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काली और तीस्ता नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। ठीक है, कैसे बताना है? दक्षिण से उत्तर, यानी साउथ से ईस्ट, हमें नॉर्थ की ओर आना है। देखो, सतमाला की बात करें तो ये हमारी कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। ये डेक्कन ट्रैप का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? डेक्कन ट्रैप का हिस्सा है। डेक्कन ट्रैप हमारे 4 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। कौन कौन से? अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। ठीक है, उसके बाद में कैमूर जो है यह बिंद श्रेणी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बिंद का। बिंद, भांडेर और कैमूर 4 भागों में बटा हुआ है। बिंद, भांडेर और कैमूर। तो बिंद कहाँ पे है? तो बिहार में है। मतलब कैमूर कहाँ पे है? बिहार में। पीर पंजाल, पीर पंजाल की बात करें तो ये हमारी कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। और नागा पहाड़ी जो है वो कहाँ पे है? नागा पहाड़ी जो है वो कहाँ पे है? नागालैंड में, नागालैंड। तो अपने लगा लेते हैं हम लोग दक्षिण से उत्तर की तरफ। ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा? हमारा सतमाला, यानी कि ए, बाकी ये दोनों कट गए, ये सही। उसके बाद में आएगा हमारा कैमूर, कैमूर यानी 2। फिर उसके बाद में नागा पहाड़ी 4, और फिर उसके बाद में 3 जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से दे देंगे? तो देंगे वो वहां पे ऊपर वाली काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक, इनको कहेंगे कि उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए। तो ये हमारा उत्तर से दक्षिण क्रम में ही लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में और भी है एक फूलों की घाटी, फूलों की
घाटी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ही नेशनल पार्क याद रखना है, एक बहुत फेमस है, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है। कौन सा नाम है अभी उसका वर्तमान में? रामगंगा नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या था? और पहले था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इससे भी पहले था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। उसके बाद में जिम नेशनल पार्क बना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना। ठीक है, और भी है, गंगोत्री है, गोविंद है, ये भी क्या है? उत्तराखंड के नेशनल पार्क है। ठीक है, उसके बाद में एक और घाटी याद रखनी, शांति घाटी। शांति घाटी ये कहाँ पे है? तो केरल में है, केरल शांति घाटी। अपनी ये काफी ज्यादा यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं, इसके लिए जानी जाती है। ठीक है, जैव विविधता के लिए जानी जाती है शांत घाटी। मूर्खा घाटी की बात करें, मूर्खा घाटी, तो मूर्खा घाटी कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में है मूर्खा घाटी। ठीक है, जुकू घाटी, जुकू घाटी कहाँ पे है? तो मणिपुर में है जुकू घाटी, जुकू घाटी मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचाने। कहां से? पश्चिम से पूर्व की क्रम में। शिपकिला दर्रा कहां पे हमारा? हिमाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा सिक्किम। बोमेडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। और लिपुलेख तो ये कहां पे है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो हमें क्या से बताना है? पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है। सबसे पूर्व में देखेंगे पहले कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश वाला है बोमेडिला, यानी कि 3 वाला सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कौन सा है? सी, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, 1 4 2 3 पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक, हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से हैं दर्रे? तो याद रख लेंगे, एक बारालाचा है। कौन सा है? बारालाचा दर्रा। कहां पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा ये भी कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम में नाथुला और जेलपला, जेलेपला दर्रा कहां पे? सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में यांग्याक दप्पा, यांग याप दर्रा, बोमेडिला दर्रा। ठीक, कहां पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। लिपुलेख उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में और कौन कौन से हैं? तो थांगला, मानाला, मानाला और नीतीला, नीतीला। ठीक है, और लिपुलेख, इनको याद रखेंगे तमन्ना से। ये हो गए। उसके बाद में 1 2 और याद रख लेंगे, जैसे हमारा है थालघाट, थालघाट, पालघाट। ठीक है, थालघाट। एक और है भोरघाट। ये दोनों कहां पे? तो महाराष्ट्र में है। पालघाट हमारा कहां पे है? तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। एक और है सेनकोट्टा, सेनकोट्टा ये कहां पे है? तो ये भी केरल में है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। केरल पाता था इनको जोड़ने का काम, मतलब जोड़ता कौन है? तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है कौन सा? थालघाट। और मुंबई को पुणे से जोड़ता है भोरघाट। उसी प्रकार से पालघाट की बात करें तो ये किसको किसको जोड़ेगा? तो कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ेगा। और सेनकोट्टा जो है तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम को तो मदुरई से जोड़ता है। ठीक, तो ये जोड़ते हैं, इनको याद रख लेना है। ये हमारे कुछ भारत के प्रमुख दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो कौन सी नदी जो है घाटी सबसे बड़ी है क्षेत्रफल में? तो कौन सा हो जाएगी? महानदी। ऑप्शन बी इसका सही है। महानदी कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है, उड़ीसा। ठीक है। महानदी छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जैसे ये हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ का बस्तर का पठार दक्षिण में है, इस तरह से निकलेगी और इस तरह से आते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाएगी। तो उड़ीसा में इस पे एक बांध भी बना हुआ है। कौन सा बांध है महानदी पे? कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध। ठीक। इसकी सहायक नदियों में ओंग, टेल, सेवराय, ठीक है, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। सेवनाथ सहायक नदियां हैं और ओंग, टेल बहुत फेमस है, इनको याद रखना है। नर्मदा ताप्ती जो दो नदियां हैं, यह नदी विपरीत दिशा में गति करती हैं। विपरीत दिशा की गति का मतलब कि भारत की जितनी अधिकतर नदियां जो हैं वो पूरब की ओर गिरेंगी, यानी पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, जबकि ये दो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, और भी हैं परंतु ये बड़ी प्रमुख नदियां हैं, यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि विपरीत दिशा में बहती हैं। कारण ये क्या है? नदी घाटी जो बनी हुई है, यानी घाटियों में बहकर ये बहती हैं। ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती। कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के से निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत से, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है। तो सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पे स्थित है? झांसी में। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे, जिसे क्या कहते थे? पेंजिया। ठीक है। देखो हमारा ये पृथ्वी थी और पृथ्वी पर एक भूखंड था। ठीक है। पृथ्वी के अंदर क्या है? एक भूखंड है और इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ठीक है। तो जो भूखंड था इसको बोला गया पेंजिया, और जो जल था इसको बोला गया पैंथलासा, पैंथलासा। जब क्या हुआ? महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, यानी कि ये दो भागों में टूटा पेंजिया। पेंजिया जो है कितने भागों में टूटा? दो भागों में टूटा। ठीक है, सॉरी, पेंजिया दो भागों में टूटा। एक कहलाया हमारा अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और दूसरा कहलाया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है। फिर से महाद्वीपीय विस्थापन हुआ। अंगारा लैंड जो है कई हिस्सों में टूट गया, जैसे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एशिया का हिस्सा। गोंडवाना लैंड टूटा तो बना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये भाग बने किससे? गोंडवाना के। गोंडवाना का जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है मतलब भारत का, वो गोंडवाना लैंड से ही निर्मित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डेक्कन्स वर्ग पर्वत है, डेक्कन्स वर्ग पर्वत है कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन सी इसका सही है। डेक्कन्स वर्ग कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में है। देखो अफ्रीका को हम लोग मैप में देखें, सॉरी, ठीक है, तो अफ्रीका में यहां पे जो है डेक्कन्स वर्ग पर्वत श्रेणी स्थित है, डेक्कन्स वर्ग। ठीक है। तो हमारा मुख्य रूप से तो है दक्षिण अफ्रीका में है और कई हिस्सों में भी स्थित है। ठीक है। अफ्रीका में बात करें, यहाँ पे एटलस पर्वत श्रेणी स्थित है। कौन सी? एटलस पर्वत श्रेणी, जिसके ऊपर एक पर्वत चोटी स्थित है जिसका नाम है माउंट टुबकुल, माउंट टुबकुल,
टुबकुल। ठीक है, यहाँ पे तंजानिया में किलीमंजारो, किलीमंजारो, ठीक, जो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ मरुस्थल है, जैसे कौन सा है, चेच, लिवियन, नुबियन और ये पूरे को मिला के सहारा। ठीक है, चेच, लुबियन, नुबियन और सहारा। यहाँ पे एक है मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल। ठीक, अफ्रीका में, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी या विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। नील नदी दो नदियों के मिलने से बनी है, एक श्वेत नदी और एक ब्लू नाइल। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दो नदियों के मिलने से बनी है नील नदी। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। नील नदी और मतलब श्वेत नदी और नीली नदी जहां पे मिली है वह स्थान है सूडान का खार्तूम। खार्तूम, इस पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है आसवान, आसवान बांध। ठीक है, नील नदी पर। उसके बाद में यहाँ पे आपको याद रखना है कांगो नदी बहती है इस तरह से, और कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटेगी। इसी प्रकार से यहाँ पे है एक नदी ऐसे बहती है, इसका नाम है लिम्पोपे नदी। लिम्पोपे नदी, और लिम्पोपे नदी जो है वह मकर रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा को काटने वाली दो बार नदी कौन सी है, तो है माही नदी। वो कहाँ पे है, भारत में है। ठीक, तो अफ्रीका के बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। हाँ, एक और याद रख लेनी है, यहाँ पे एक झील है तो कई सारी झील, परंतु इसको याद रखना है, इसका नाम है टांगनिका झील। कौन सी है, टांगनिका झील, जो दूसरी सबसे लंबी झील है। यानी सबसे लंबी झील के बारे में पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी, यही वाली। सुपीरियर सबसे बड़ी झील है, दूसरे नंबर पे तांगनिका है, तांगनिका झील। एक और झील है यहाँ पे विक्टोरिया झील। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है। ऑप्शन डी इसका सही है। थार मरुस्थल पाकिस्तान और भारत इन दोनों की सीमा पर स्थित है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा मरुस्थल है जहां पे सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, तो थार मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, बात करें आटाकामा मरुस्थल, यह सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल कहां पे है थे, तो चिली और पेरू के बीच में स्थित है। कोलोराडो, ये हम कहां पे, यूएसए में है। ठीक है, कोलोराडो नदी भी है, कोलोराडो मरुस्थल भी है। कालाहारी मरुस्थल कहां पे है, तो बोत्सवाना में है। बोत्सवाना मरुस्थल कहां पे है, तो बोत्सवाना में है कालाहारी मरुस्थल, यानी कि साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर। ठीक है, बोत्सवाना जो है वो साउथ अफ्रीका से सटा हुआ एक देश है। और पूछा जाए ये कहां पे है, तो अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, ओसाका। अब देखो, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब मैनचेस्टर की संज्ञा क्यों दी गई इसको, तो मैनचेस्टर लंदन का एक शहर है जो कॉटन यानी टेक्सटाइल के लिए काफी ज्यादा
फेमस है कपड़ों के लिए। और जब वो वहां से संबंधित मतलब वहां पे कपड़ों का काम होता है, उसी प्रकार से ओसाका जापान का एक शहर है और सबसे पूर्वी शहर है, तो वहां पे भी किसका कपड़ों का काम होता है ना, टेक्सटाइल का काम होता है, तो इस वजह से उसको बोला जाता है पूर्व का मैनचेस्टर। अब बात करें, अगर पूछ ले जाए एशिया का मैनचेस्टर किसको कहा जाएगा, एशिया का मैनचेस्टर तो किसको कहा जाता है, एशिया का मैनचेस्टर संघाई। कहां पे है, तो चीन में है। वैसे ही पूछ लिया जाए भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर तो कौन सा हो जाएगा, अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है। भारत में भी और भी पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाएगा उत्तर भारत का, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कौन सा हो जाएगा, कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो हो जाएगा कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। ठीक। मैनचेस्टर कहाँ पे है, तो लंदन में है, और वहां पे क्या होता है, कपड़ों से संबंधित काम यानी टेक्सटाइल से संबंधित काम होते हैं। इसी वजह से जहां जहां भी टेक्सटाइल से संबंधित काम होंगे तो उस जगह को जो है क्या बोला जाएगा, उसकी उपमा दी जाएगी, यानी पूर्व का मैनचेस्टर जैसे ओसाका को कहा गया, एशिया का मैनचेस्टर संघाई को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद में टेक्सटाइल से संबंधित ज्यादा काम होते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाए तो कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाए तो कोयम्बटूर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।